हम किसी के बारे में भी जब चर्चा करते हैं तो हम सामान्य तौर पर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पहले रखते हैं, और उस चर्चा में कई बार हम भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न हो, ये आवश्यक नहीं है और होता भी नहीं है। लेकिन यदि गुणों की मात्रा ज़्यादा हो तो हम मान सकते हैं कि वो व्यक्ति गुणात्मक भूमिका अदा करके गया जिस भी कार्य में उन्होंने काम किया है। 2 किताबें आई, एक उनके जो प्रेस सचिव रहे संजय बारू जी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और जब कभी उस किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब कभी ये जिक्र आया और जो कभी उनके स्टेचर तक शायद सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, जब वो लोग बार बार इस बात के लिए बोलने लगे कि वो तो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेस में भी ये प्रश्न जब पूछा गया, क्योंकि बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की रिकॉर्ड है उनके नाम, द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन हु कंडक्टेड मोर देन 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ड्यूरिंग हिज regime एज अ प्राइम मिनिस्टर। 100 से ज़्यादा, मतलब 114 एग्जैक्टली जो गूगल ने बताया है, 114 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आप एक तरह से स्पीच नहीं कर रहे होते, उसमें आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, और प्रश्नों के उत्तर जो मीडिया है वो सत्ता पक्ष से ही हमेशा पूछता है। तो जब पत्रकार ने यह पूछा तो उन्होंने कहा, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, आई एम एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर बना था। मतलब बहुत हम्बली सबमिट किया उन्होंने, लेकिन जो काम उन्होंने किया ना, वो काम अद्वितीय है। और देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के मजदूरों को, देश के वैज्ञानिकों को, देश के अर्थशास्त्रियों को, पढ़े लिखे समाज को, बुद्धिजीवी वर्ग को ये चीज़ सुननी समझनी जरूरी है कि वो भारत माँ के ऐसे सपूत रहे जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। और यदि किसी को लगता हो कि ये प्रश्न उठ सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और यदि कुछ अच्छाइयाँ जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके तक शेयर करूँगा, अगर उसमें कमी रह गई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग करते हुए लिखना, ताकि मैं और समझ सकूँ। वो जननायक नहीं थे, ये सबको पता है। वो शब्दों के जादूगर भी नहीं थे, ये भी सबको पता है। लेकिन वो अपने काम में इतने दक्ष थे कि आज और आने वाले समय में जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके सारे कार्यकालों को याद किया जाएगा। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर का पद हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर का पद हो, चाहे वो योजना आयोग के प्रमुख का पद हो, और उसके बाद चाहे वो वित्त मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पद की बात हो, उन्होंने सब जगह अपनी छाप छोड़ी है। और एक अर्थ क्षेत्र में इकोनॉमिक्स की एक महारत हासिल करने वाले व्यक्ति द्वारा जब वित्त मंत्रालय संभाला गया तो वो भी मतलब एक एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल क्यों था? उस समय जब प्राइम मिनिस्टर श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने कार्यकाल अपना संभाला तो उनको लगा कि एक बहुत ही शालीन व्यक्ति, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति इस देश में है, क्यों ना उनसे रिक्वेस्ट की जाए। रिक्वेस्ट में आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, रिक्वेस्ट की जाए। तो उन्होंने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा होगा कि आप उन्हें बोलिए कि आपको कल मंत्री पद की शपथ लेनी है। वो नहीं आए और उनको लगा कि जैसे वो मैसेज डिलीवर हुआ तो उनको लगा कि ये एक मजाक है, मतलब ऐसा कोई संभव नहीं है। देन ये कहते हैं कि नरसिम्हा राव जी उनके पास गए, उनके घर गए जहाँ पे भी वो थे, और उनसे कहा कि आपको चलना है, तैयार होना है, आपको राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो ही वॉज जस्ट शॉक्ड एंड अमेज्ड अबाउट कि मैं क्या होने जा रहा है। और जब वो देश के वित्त मंत्री बन गए तो भारत की जो आर्थिक दशा थी वो सबसे छुपी नहीं है, लेकिन आज लोग जब चर्चा करते हैं तो शायद उन चीज़ों को भूल जाते हैं। उसका नाम दिया जो आजकल हमारे पास जो कुकिंग गैस है ना, उसके नाम से शॉर्ट फॉर्म, उसकी एब्रीविएशन जो इस प्रकार से बनाई गई, LPG। व्हाट वाज दैट LPG? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब कोई भी व्यक्ति जब प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, या कोई भी व्यक्ति जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की बात करता है या लिबरलाइजेशन की बात करता है, तो मैं उसको एक ही लाइन में उसका जवाब दूंगा कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो केवल 15 दिन का था।
हम लगभग अभी तक भी हम लोग तेल के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट है, और बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट हैं। जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो हमें उन फॉरेन करेंसी में उसका भुगतान करना पड़ता है। वो हमारे पास केवल और केवल 15 दिन का रह गया था, और जब 15 दिन का रिजर्व रह गया था तो उस कंडीशन में जब उन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला तो सबसे पहले उन्होंने IMF और यूरोपियन यूनियन को अप्रोच किया लोन के लिए। मैं फिर यहाँ पे बोलना चाहता हूँ लोन के लिए, और गूगल कर सकते हैं कितना लोन लेके आए थे, कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी होते हैं, उसमें प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उनको कट करना था, नॉन प्रोडक्टिव को एक्सपेंडिचर को कट कर, बट देयर वाज नो वे आउट। तो IMF ने एक कंडीशन लगाई थी कि आपको हम लोन देंगे, बट उसके लिए ये शर्तें होंगी कि आप अपने देश में बाहर की कंपनियों को इन्वाइट करें, उनको टैक्स में रिलीफ दें, उनको अच्छा माहौल दें, और निजी कंपनियों को भी आप शामिल होने दें, और इस नीति को थोड़ा उदार बनाएं, क्योंकि तब तक हमारे देश में जो था वो लाइसेंस का ज़्यादा बोलबाला था। लिबरलाइजेशन को अपनाएं। लिबरलाइजेशन में ही ऐसा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारे देश की तरफ से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने लोन हम लेते हैं, ये कंडीशंस आपने हम करेंगे इसको, लेकिन हमारे देश की तरफ से कि आप कोई भी फॉरेन की कंपनी या प्राइवेट कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस और रेलवेज, ऐसे पेट्रोलियम, इन क्षेत्रों में काम नहीं करेगी। एंड दे एग्रीड अपॉन इट। आज भी आपको देखें, आप देखें तो आपको कोई भी फॉरेन की कंपनी जो है वो आपको पेट्रोलियम, कोई पेट्रोल पंप जो है इत्यादि आप नहीं देखेंगे उसका। रेलवेज अभी भी हमारे पास अपने पास है, सरकार के पास है। और इस तरह से ये जो म्यूचुअल अकॉर्ड हुआ जिसके लिए लोन लिया गया, और उस लोन के चलते देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई। इसलिए जो US के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा जी, उन्होंने बहुत अपनी किताब में मेंशन किया था, प्रॉमिस लैंड बुक, उस बुक का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। थोड़ा पढ़ना पड़ता है जी, थोड़ा जानना पड़ता है। उस बुक में उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि ही इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इन इंडिया। और वो एक बुद्धिमान, राजनीतिक और वैचारिक रूप से एक ईमानदार व्यक्ति रहे, ईमानदार व्यक्ति हैं। बहुत बड़ी बात है जी। एक बड़ी महाशक्ति विश्व की जो है, उस महाशक्ति के चलते उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो अगर हमारे देश के किसी नेतृत्व के लिए ऐसी बातें लिखते हैं, राजनीतिक तौर पर हो चाहे वैचारिक तौर पर हो, एक सादगी भरे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस मॉडर्न इकोनॉमी ऑफ इंडिया। एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट उनकी किताब में अंकित है। और इसके चलते देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, और देश में फॉरेन की कंपनीज आने लगी। लेकिन वो भी ऐसा था उसमें कि जो 49% शेयर है मैक्सिमम वही हो सकता है फॉरेन की कंपनी का। फॉरेन के इन्वेस्टर्स आने लगे। फॉरेन के इन्वेस्टर्स जब आते हैं, फॉरेन के कंपनीज यहाँ इस्टेब्लिश होती है तो फैक्ट्रीज लगती हैं, ऑफिसेज बनते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलता है तो उनका जो आर्थिक स्तर है वो ऊपर उठता है, मार्केट पूरी मूव करती है। पूरी मार्केट में लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आए, मतलब ज़मीनें खरीदी उन्होंने, चाहे हम किसी कंपनी की बात करें, फॉर एग्जांपल होंडा का हमारी कंपनी के साथ जो है वो टाई अप होता है हीरो के साथ। हीरो होंडा कंपनी बन गई, तो होंडा का शेयर वाज 49% और हीरो का शेयर वाज 51% प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन कोलैबोरेशन के साथ वो कंपनी बन गई। ऐसे मारुति सुजुकी, ये सब लोगों को पता, मारुति जो है उसने सुजुकी कंपनी जापानीज और हमारी मारुति दोनों बहुत लंबे समय तक इनकी जो है वो भागीदारी रही। अब क्योंकि अब जो है वो इसको 100% कर दिया गया है कि कोई स्टेक होल्डर जो भी इसमें जो शेयर होल्डर है वो अपना शेयर को 100% ले जा सकते हैं। तो उस कड़ी में हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कंपनी जो अब होंडा अलग है, हीरो अलग है, मारुति उसी तरह से अलग है, सुजुकी अलग है। ऐसे बड़ी सारी कंपनीज जो हैं वो इन आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन जो थी 51 और 49% की, उससे क्या हुआ कि मेजोरिटी जो थी वो गवर्नमेंट के पास थी, इंडियन कंपनीज के पास थी, जिससे कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल जो है वो उनके ऊपर रहता था। चाहे वो प्राइस को लेके हो, चाहे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेके हो, चाहे क्वालिटी ऑफ सर्विस को लेके हो, चाहे रोजगार देने के लिए क्यों ना हो, कि ओवरऑल आप अपर साइड पे हैं। ये तो सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं। और उससे देश में आर्थिक जो प्रगति है वो होनी शुरू हुई। और उसके बाद जो है वो सरकारें आई, जो भी सरकार उसके बाद आई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन सुधारों को
उन्होंने कंटिन्यू किया। और उन सुधारों को कंटिन्यू करने के बाद देश में काफ़ी बदलाव जो है वो देखने में आया। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उस समय जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था 2001 में और 2003 में फिर अपर प्राइमरी क्लासेस में, और इस तरह से 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो चुनाव हुए भारत में, आम चुनाव हुए। और आम चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कांग्रेस के लीडर को किसी को आगे आना था, तो कई तरह की अफवाहें थी उसमें। किसी को बोला जा रहा है कांग्रेस के अध्यक्षा उसमें शायद श्रीमती सोनिया गांधी रही होंगी, तो उनको भी बोला जा रहा था। सारे एमपीज इस बात के लिए काफ़ी उनको आग्रह कर रहे थे, पर उन्होंने फाइनली जो है वो मनमोहन सिंह जी को आगे किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूपीए पार्ट 1 इन 2004। देश एक शिक्षित, बहुत सौम्य, विनम्र लेकिन सशक्त व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर प्राइम मिनिस्टर के रूप में आई। और साथियों, जो आपको देखें, आप कि 2005 में कुछ फैसले हुए, जिन फैसलों में मुख्यतः सूचना का अधिकार, आरटीआई क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, किसी भी सरकारी कार्यालय से या जहां पे सरकार का फंड कोई इस्तेमाल होता है उसके बारे में पूरा विवरण, जानकारी एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो है वो पूरी जानकारी उसकी ले सकता है, जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, है, अभी भी है। आरटीआई के तहत जो भी सूचना मांगी जाती है उसको सरकारी कार्यालय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनको वो कार्य करना पड़ता है। अब उससे क्या हुआ, लोगों को लगा कि हम जानकारी ले सकते हैं, और उसी के चलते हम आगे चल के देखेंगे बड़े बड़े केसेस ऐसे आए जहां पर बहुत फ्रॉड्स हुए थे, जिनको अदरवाइज लोगों को इसका पता नहीं चलना था, सामान्य जनता को उसका पता नहीं चलना था। तो 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू होता है। उसी वर्ष में नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो एनफोर्स होता है, लगाया जाता है। और उसमें क्या कंडीशन है सबको पता है। उसमें कंडीशन ये थी, 100 दिन का जो रोजगार है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंश्योर किया गया। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रोजगार देने वाली योजना आज तक चल रही है। उसका नाम बाद में आगे चलकर 2009 में शायद मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उस समय इनिशियली उसको 200 जिलों में शुरू किया गया, और 200 जिलों में उसमें करीब 300 करोड़ के आसपास उसका बजट था, जो कि 2008-9 में जाके जो है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है, 10 गुना 12 गुना ज़्यादा हो जाता है, जो अभी भी 22 और 23 में जिसका शायद, या 23 और 24 में जो है वो लगभग 90,000 करोड़ रुपया जिसका बजट है। 100 दिन का रोजगार उसमें जो शुरू में किया गया, तो उसकी जो प्रति व्यक्ति जो दिहाड़ी थी वो 65 रुपये थी। आज करीब 300 रुपये के आसपास जो वो पहुंची है। अगर हम बात करते हैं कि 100 दिन का रोजगार, उसमें आयु सीमा कोई नहीं थी, और उसमें काम की वो भी कोई नहीं थी कि ये कैटेगरी में ही काम हो सकता है। तालाब बने उसमें, रास्ते बने उसमें, सड़कें रिपेयर हुई उसमें मतलब पौधे लगाए गए, उसमें बहुत सारे काम उसमें ऐसे हुए जो अन्यथा नहीं हो सकते थे। तो अगर मान लीजिए 200 रुपया 300 रुपया अगर दिहाड़ी है, तो मैं बोलूँ 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो 30,000 रुपया मुझे 100 दिन में मिल जाता है। उधर हम बात करते हैं कई बार कि हम 1500 रुपया देंगे महीने का, हम जी 2000 रुपया देंगे महीने का। वो कैसे, वो क्या है जी, उसके अंदर आत्मसम्मान जो है वो खत्म हो जाता है व्यक्ति का। आप जब अपनी कमाई करते हैं, अपना पैसा आता है, अपने अकाउंट में जाके चेक करते हैं मेरे अकाउंट में पैसा आया है, उस समय आत्म स्वाभिमान और आत्मसम्मान जो है वो व्यक्ति का इंटैक्ट रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब ये प्लान हुआ था, हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने इस मनरेगा जैसी स्कीम को या नरेगा जैसी स्कीम को देश में लागू किया। उसके बाद 2008 आता है, बाकी के काम चलते हैं, लेकिन मैं मुख्य कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 2008 में एक याद होगा आपको, किसानों के कर्जे, पूरी दुनिया में एक मंदी छाई हुई थी, और उस मंदी के चलते किसानों के कर्जे, जिसमें लगभग 70-72 हज़ार करोड़ रुपया जो है उस बजट का प्रावधान करके किसानों के कर्जे माफ़ किए गए। जो किसान अपनी
फसलों के लिए इस्तेमाल बीज और जो खाद्य थी उसकी भी भरपाई नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए लगभग 72,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो उनको माफ़ किया गया, उनकी कर्जे माफ़ किए गए। उसी के साथ आर्थिक मंदी के चलते देश को इकोनॉमिक मतलब क्राइसिस से बाहर रखना, ये भी उनकी कार्यकुशलता का एक परिणाम था। बहुत बड़ी चुनौती थी उसमें, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, लेकिन 2008 में देश को जो है वो बचाने का काम, उसका अच्छे से नेतृत्व करने का कार्य जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। उसके बाद अगर हम 2009 की बात करें तो उस दौरान एक एक्ट आया जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन, 4 अगस्त 2009 को। और उस 2 RTE में ये इंश्योर किया गया कि 6 से 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसको एक संवैधानिक अधिकार लोगों का बना दिया, जिसके चलते यदि कोई माता पिता भी इसमें आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की का उसमें जो है वो प्रावधान रखा गया, ताकि सबके लिए लगे कि सबको शिक्षा का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। और उस शिक्षा के अधिकार का परिणाम ये हुआ कि हमारा जो लिटरेसी रेट था वो कई आगे जो है वो ऊपर की तरफ चलता है, बढ़ता है। और क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, अभी 8 सितंबर को ही हमारा प्रदेश जो है वो 99.6% की लिटरेसी रेट अचीव करके देश का सबसे पहला राज्य बना जो कि पूर्णतः साक्षर है। हम इससे पहले केरल, मणिपुर इत्यादि का नाम लेते हैं, मिजोरम का नाम लेते हैं, बट वहाँ पे हम बोलते हैं 90% से ऊपर को हम पूर्णतः साक्षर का दर्जा देते हैं। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उसका प्रेस के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई भी जो प्रदेश है या देश है जब साक्षर होता है तो उसमें समझ आने लगती है बात। हम कम से कम अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, हम छोटे छोटे गुणा भाग कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को गणना कर सकते हैं, ये साक्षर होने का। उससे पहले भी प्रोग्राम चलते रहे, अडल्ट एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम चला, प्रौढ़ शिक्षा जिसको बोलते हैं, क्योंकि लिटरेसी को ऊपर लेके जाना था। ये हम की पॉइंट्स होते हैं जी किसी देश का, जो हम बोलते हैं कि ये की पॉइंट्स हैं ग्लोबली, हमें अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, इस बात के लिए कि देखिए ये पॉइंट्स हमने जो अचीव कर लिए हैं। हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन का सेक्टर, तो प्राइमरली उसमें एजुकेशन की बात करते हैं। उसके बाद आधार, आज जो जिसकी सब जगह ज़रूरत है, आधार को लिंक करो, आधार जेब में होना चाहिए। आधार स्टूडेंट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे वो वैक्सीनेशन लगवानी थी बेशक जिसने, उस समय भी आधार की आवश्यकता पड़ती थी। चाहे बैंक में आपने अकाउंट खुलाना है, चाहे लोन लेना है, आपको आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आधार की योजना जो 2009 में शुरू हुई। उसके आगे जो मतलब 2010 में ये पहला आधार कार्ड बना था, 29 सितंबर 2010 को। उसके बाद 2013 में सेकेंड टर्म में एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नाम से आता है, जिसके चलते प्रत्येक व्यक्ति को 3 किलो आटा, गेहूं और मोटा अनाज 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो रेस्पेक्टिवली जो वो मिलेगा। और अंत्योदय वाले जो हैं उनको 30 से 35 किलो प्रति परिवार, अंत्योदय परिवार को 30 से 35 किलो अनाज जो है वो उनको मतलब बिना किसी पैसे चुकाए वो उनको दिया जाएगा, ताकि सबको खाने का जो अधिकार है वो उनको लगे कि खाना जो है उसका वो अधिकार है, देश में कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जहाँ हम बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही नहीं था ये एक, लेकिन उनके समय पे, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो मुंबई अटैक हुआ 26/11/2008 को, और उसमें 4 लोगों ने ताज होटल पर निहत्थे लोगों पर जो फायरिंग की, और उसके चलते काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए। और उस ताज होटल में जब ये हत्याकांड हुआ तो 3-4 लोग थे ये, जिसमें अजमल कसाब एक मुख्य उसका आरोपी था, उसको जिंदा जो वो भाग गया वो, लेकिन बाकी 3 जो थे वो मारे गए। अब उसमें यहाँ पे इस बात को कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं था कि उस समय अटैक नहीं हुआ, अटैक तो हुआ था। और वो उसके सशक्त होके दुनिया के सामने उस कंट्री को एक्सपोज करके, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसको एक्सपोज करके, और रिपैट्रिएशन की चलते उसको वापस बुलाया गया। ही वाज हैंग्ड टू डेथ इन 2012
उनके ऊपर केस चला सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो सज़ा के तहत उनको मौत की सज़ा जो है वो दी गई। ये भी उनके कार्यकाल में हुआ। 2 मंत्री जब कैग के अंदर रिपोर्ट्स आई जिसमें 2G, बहुत सारे लोग आज बोलते हैं 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला, कोलगेट कोयला का घोटाला, ऐसे मतलब ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसके आवंटन में बड़ा सारा जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि अनियमितता पाई गई। तो 2 मंत्रियों को उस समय कैबिनेट के मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा। उसी प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने अपने कैबिनेट के 2 मंत्रियों से रिजाइन करवाया कि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री यू हैव टू रिजाइन बिकॉज यू आर अंडर सम सस्पिशियन। और इस तरह से जब दूसरा कार्यकाल उनको मिला था तो दूसरे कार्यकाल के दौरान वो और ज़्यादा सीटें जो है वो लोग कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, करीब 200 के आसपास सीट्स होंगी। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि लोगों ने एक्सेप्ट किया उनको, ऑल्दो ही वॉज नॉट ए वेरी गुड ओरेटर, ही वॉज नॉट एन ओरेटर, ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन हु लव्स टू टॉक इन डिफरेंट वे मतलब वो कभी बहुत ज़्यादा योजनाओं की घोषणा नहीं करते थे, पर वो जब बोलते थे तो उसकी बात को बड़ी गंभीरता के साथ देखा जाता था, सुना जाता था, लिया जाता था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने बता दी कि ये रिकॉर्ड है इंडियन सो जितने प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए हैं, इवन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी, लेकिन उस समय हो सकता है कि देश आज़ाद ही हुआ था तो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की आवश्यकता नहीं रही हो, लेकिन वो भी 70-80 के आसपास ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर पाए, जबकि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये रिकॉर्ड जो है उसको 10 साल के कार्यकाल में 114 बार उन्होंने लास्ट में ये बोला था कि इतिहास मेरा मूल्यांकन अच्छे से करेगा, और आज इतिहास मूल्यांकन करता है। इतिहास मूल्यांकन इस बात का करता है कि आपने सख्त निर्णय लेने थे तो आपने सख्त निर्णय लिए। याद है सबको जो न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस के साथ, अमेरिका के साथ 2007 में न्यूक्लियर डील हुई, उसके चलते ऊर्जा के फ्यूचर की डिमांड्स को देखते हुए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम अमेरिका से ले सकते थे उस समझौते के अंतर्गत, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा पोखरण 2 जब हुआ था तो हमारे ऊपर कुछ सैंक्शंस लगी थी, और इसमें काफ़ी सारी जो दिक्कतें आई, और दिक्कतें यहाँ तक बढ़ गई कि जो हमारे लेफ्ट पार्टीज़ थी उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, और ये डर हो गया कि सरकार जो है वो गिर सकती है। लेकिन ही मूव्ड द कॉन्फिडेंस मोशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो संसद में लाया गया, जिसको चलते सरकार जो स्थिर रही। ये बहुत बड़ी जीत थी, अदरवाइज विपक्ष लेके आता नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन सरकार अपने संसद में अपने कार्य का मूल्यांकन के लिए कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई। ये कॉन्फिडेंस शो करता है। और नेवर लव्ड हिज पोस्ट, उन्होंने कभी अपनी कुर्सी का से प्यार नहीं किया। वो ठीक है हम चले, तो मैं अगर ऐसा करना है तो फिर मैं नहीं रहूँगा, मेरे को नहीं करना है। आई लव टू टीच, आई विल गो बैक टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ऐसे शानदार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप हो, आपकी आत्मा को शांति मिले, और आप किसी न किसी रूप में अपनी एनलाइटनमेंट जो छोड़ के गए हैं उसको हम लोग उसके तक सोचें और समझें। एक मोटा चश्मा वो लगाते थे, मोटा चश्मा अमूमन जब देखते थे मोटा चश्मा लगाते थे, तो उसका कारण भी उन्होंने कई बार बताया कि जब 12-13 साल तक, जब मैं, माँ तो थी नहीं उनकी, दादा दादी के पास, वो जो अभी पाकिस्तान में जो क्षेत्र है वहाँ पे वो जन्म हुआ था उनका, बंटवारे के दौरान वो भारत आए थे, तो उस दौरान जो है वो 12-14 साल तक तो उनको मतलब लाइट का तो कोई प्रावधान था ही नहीं, उस समय तो बिजली थी नहीं, और वैसे भी पाकिस्तान में उस एरिया में तो बिजली का वैसे अभी भी मुझे आई एम नॉट श्योर कि वहाँ आ गई होगी, लेकिन वो पानी जो बिजली नहीं थी तो वो मिट्टी के तेल से जो लैंप चलते थे अमूमन, जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी जगह पे बिजली नहीं पहुंची थी उस समय बिजली उसके लैंप का, तो उसके कारण उन्होंने कई बार इसको बात को बाद में कन्फेस किया कि जो ये मोटा चश्मा लगाता हूँ ये शायद उस समय की दर्द है, ये उस समय की पीड़ा है जो कि नज़र कमज़ोर हो गई है। लेकिन जब वो चलते थे सबने देखा बहुत फास्ट चलते थे, जब वो बोलते थे बड़े संयम से बोलते थे, जब वो बोलते थे तो किसी को मतलब ऐसा नहीं करते थे कि आप किसी धर्म के ऊपर, किसी मतलब क्षेत्र के ऊपर, किसी जाति के ऊपर, इस तरह की राजनीति से बहुत ऊपर वो करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपके भी कुछ
मन में जो है वो शंकाएं दूर हुई होंगी। विनम्र श्रद्धांजलि के साथ उनको याद करते, उनको नमन करते हुए मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने देश के बारे में जानना है तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ इतिहास पुरुष या महिलाएं हुई हैं जिनको पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है और सबके साथ शेयर करना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।